ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर कोरोना को लेकर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही। इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जहां कहीं जल जमाव है, जल जमाव को दूर करने का कार्यक्रम, कहीं भी जल न जमा हो, घरों में, कूलर में, गमले में, कहीं भी, इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम, ये सब अंतर विभागीय समन्वय से चलाया जाएगा, ताकि जो बीमारियां हैं, वेक्टर बोर्न बीमारियां या जो और भी बीमारियां हैं, जैसे कि जेई है, एईएस है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है और उसके साथ साथ कोविड है, इन सब के बारे में इस अभियान के द्वारा एक जागरूकता का और जो अंतर्विभागीय समन्वय से कार्य करने हैं उनका एक बृहद अभियान चलाया जाएगा। आज से ही भारत सरकार ने एक जागरूकता कार्यक्रम कोविड के लिए करने का उन्होंने एक निर्देश दिया है, लेकिन जो हमारा कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश में ये और विशाल है, विस्तृत है। केवल कोविड नहीं बल्कि जो जितने भी संचारी रोग हैं उन सब के बारे में हम 1 महीना का एक कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं। इसके पूर्व मार्च में और जुलाई में 2 कार्यक्रम पूर्व में भी चलाए जा चुके हैं। 2 बार संचारी रोग अभियान चलाया गया है। इस बार के संचारी रोग अभियान के दौरान 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक दस्तक कार्यक्रम चलेगा और दस्तक कार्यक्रम के अंतर्गत आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स ये घर घर जाकर के लोगों को तमाम तरह की बीमारियों के बारे में जागरूक करती हैं। और इस बार की ये एक अनूठी पहल है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर, उनके निर्देश पर ये एक अनूठी पहल है कि इस बार जो इस साल जो बच्चे पैदा हुए हैं और जो लॉकडाउन के कारण से या स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा पड़ने के कारण से प्रारंभ में जिनका वैक्सीनेशन छूट गया था, जो टीकाकरण से वंचित रह गए हैं, वैसे बच्चे या माताएं जिनका टीकाकरण होता है प्रसव के बाद या प्रसव के पहले, जो टिटनेस वगैरह का टीकाकरण होता है, जिनका भी छूट गया है, उन सबों की लाइन लिस्टिंग की जाएगी। इन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच पूरे प्रदेश में इनको सूचीबद्ध किया जाएगा और फिर इसके बाद अभियान चला करके नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में इन छूटे हुए बच्चों का और माताओं का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। ये एक अपने आप में अभिनव प्रयोग है, अनूठा कार्यक्रम है। इस बार जो संचारी रोग में तमाम जो कार्रवाई हुई है, जो अभियान चला है, साफ सफाई बराबर की गई है, उसका नतीजा ये रहा है कि जो हमारे आंकड़े हैं इस बार संचारी रोगों के, उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट 30 सितंबर तक में देखी गई है। 1 जनवरी से लेकर के 30 सितंबर तक पिछले वर्ष एईएस के 1391 मामले सामने आए थे। उसकी तुलना में इस वर्ष 1 जनवरी से 30 सितंबर तक केवल 864 मामले अभी प्रकाश में आए हैं। एईएस से पिछले वर्ष पहले 9 महीने की अवधि में 51 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस वर्ष केवल 25 लोगों की मृत्यु हुई है। इसी प्रकार से जेई को अगर हम देखें तो पिछले वर्ष 1 जनवरी से 30 सितंबर तक 117 कंफर्म्ड केसेस आए थे। इस वर्ष ये आधा रह गया, 50% से भी ज़्यादा इसमें गिरावट आई है। 30 सितंबर तक इस वर्ष केवल 56 मामले सामने आए हैं। इसी प्रकार जेई से पिछले वर्ष इस समय तक 6 मृत्यु हुई थी, इस वर्ष केवल 3 मृत्यु रिकॉर्ड की गई है। अगर हम दूसरे संचारी रोगों को देखें तो डेंगू में पिछले वर्ष 30 सितंबर तक 1442 डेंगू के केसेस आए थे। इस वर्ष इसी अवधि में केवल 212 मामले सामने आए हैं। पिछले वर्ष 2 मृत्यु हुई थी डेंगू के कारण अभी तक, इस साल सिर्फ 1 मृत्यु हुई है। अगर हम H1N1 की बात करें तो पिछले वर्ष 1 जनवरी से 30 सितंबर तक 2043 मामले आए थे। इस वर्ष इसी अवधि में
केवल 252 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। पिछले वर्ष H1N1 से मृतकों की संख्या 29 थी। इस वर्ष इसी अवधि में मृतकों की संख्या सिर्फ 12 है। इसी प्रकार मलेरिया के पिछले वर्ष 30 सितंबर तक 15,101 मामले सामने आए थे, 101 मामले प्रकाश में आए थे। इस वर्ष इस साल के पहले 9 महीने में 15,101 की तुलना में केवल 4,687 मलेरिया के केसेस सामने आए हैं। तो आप इस प्रकार आपने देखा कि संचारी रोगों में जो निरंतर प्रयास हो रहे हैं उसके कारण से भारी गिरावट देखने को मिली है, और हम समझते हैं कि इस महीने जो एक हमारा फिर से विस्तृत प्रयास होने जा रहा है उसका और भी अच्छा प्रभाव संचारी रोगों पर और कोविड पर भी पड़ेगा। जहां तक कोरोना वायरस के संक्रमण का सवाल है, पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 4,095 नए मामले सामने आए हैं और इसी अवधि में 4,444 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस गए हैं। इस समय जो कुल एक्टिव केसेस की संख्या है वो अब कम होकर के 50,378 रह गई है। इस प्रकार पिछले 2 सप्ताह में हमने देखा है कि 68,235 से ये संख्या घट करके 50,378 हो गई है, जो कि लगभग 26% की गिरावट है एक्टिव केसेस में। इस समय अब तक 3,46,859 लोग 3,46,859 पर्सन्स इतने लोग इन्फेक्शन के बाद पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और अब रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश का 86.04% हो गया है। कल को मिलाते हुए अब तक कुल संक्रमित व्यक्तियों में से 5,864 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 1,64,787 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक प्रदेश में 1,02,63,709 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। होम आइसोलेशन में जो हमारे कुल एक्टिव केसेस हैं 50,378, इनमें से 24,135 इस समय होम आइसोलेशन में है। अब तक 2,17,005 लोग होम आइसोलेशन के विकल्प को चुन चुके हैं और उनमें से 1,92,870 लोग होम आइसोलेशन का विकल्प अपना वो जो अवधि है, विकल्प चुनते हुए जो अवधि है उसको पूरा कर चुके और वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। निजी चिकित्सालयों में इस समय 3,634 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं और सेमी पेड L1+ कैटेगरी में इस समय 109 लोग हैं जो अपना इलाज करवा रहे हैं, परंतु अब सेमी पेड L1+ कैटेगरी की सुविधा को समाप्त कर दिया गया है शासनादेश के द्वारा। जो मरीज अभी वहां भर्ती हैं केवल वो अपनी अवधि को पूरा करेंगे, अब वहां नए मरीजों को भर्ती नहीं किया जाएगा। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत 1,27,439 इलाकों में अब तक 3,94,489 टीम दिवस के माध्यम से 2,57,30,773 घरों का सर्वेलेंस किया जा चुका है और इनमें 12,75,63,366 लोग रहते हैं। तो इस प्रकार बड़ी संख्या में सर्वेलेंस का कार्य किया जा रहा है, बड़ी संख्या में टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है और बड़ी संख्या में व्यवस्था की गई है जो संक्रमित होते हैं रोगी उनके इलाज के लिए। 1.5 लाख से ज़्यादा बेड्स की व्यवस्था की गई है और जिसमें ICU बेड्स, SDU बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स सबकी व्यवस्था है। और जो भी यह व्यवस्था है सरकार की ओर से, चाहे वो जांच की व्यवस्था हो, इलाज की व्यवस्था हो, ये सब बिल्कुल निःशुल्क है। तो इसलिए अगर किसी में कोई लक्षण आता है तो तत्काल अपनी जांच करवाइए, बिल्कुल किसी प्रकार का संकोच न करिए, अपनी जांच करवाइए, नज़दीक के सरकारी अस्पताल में जाइए और अपनी जांच करवाइए।
अगर संक्रमण निकले तो अपना इलाज करवाइए। अगर आपकी इच्छा है कि आप प्राइवेट अस्पताल में भुगतान के आधार पर करवाना चाहते हैं इलाज अपना, तो आप वो करवा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सरकारी कोई अधिकारी या डॉक्टर कहे कि आप प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो जाएं, आप नहीं होना चाहते हैं, अब बिल्कुल मत हो। निःशुल्क चिकित्सा प्राप्त करना आपका अधिकार है और इसके लिए सरकार ने व्यापक व्यवस्था की है। तो अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप बिल्कुल भी किसी भी निजी चिकित्सालय में आप भर्ती नहीं होंगे। आपको सरकारी अस्पतालों में जो L1, L2, L3 की व्यवस्था है वहां आपको भर्ती कराकर आपका इलाज कराया जाएगा। आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि विलंब न करिए। जैसे ही आपको थोड़े से जरा भी लक्षण लगे तत्काल जांच करवाकर भर्ती होइए, अपना इलाज कराइए। आप बिल्कुल 10-12 दिन में बिल्कुल स्वस्थ होके अपने घर चले जाएंगे। और अगर लक्षण विहीन है तो आप घर पर रह के ही स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। उसमें भी अगर आप घर पर भी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं तो जो आपको दवाइयाँ 10 दिन में आपको लेनी है या आपके घर वालों को जो बचाव के लिए प्रोफाइलैक्टिक दवाइयाँ लेनी है, वो सब सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये आपका अधिकार है। और अगर आप संक्रमित हुए हैं तो आप दवाइयाँ आपको अगर नहीं मिली हैं, तत्काल आप फ़ोन करिए, अपने कंट्रोल सेंटर को फ़ोन करिए, कंट्रोल कमांड सेंटर को, वो आपको दवाइयाँ ला के देंगे। RRT की टीम आएगी, आपका हालचाल देखेगी, आपको दवाइयाँ देगी। ये आपका अधिकार है। सरकार ने इन सब की व्यवस्था की है। और अगर आप अस्पतालों में, सरकारी अस्पताल में भर्ती होते हैं तो जितनी भी महंगी दवाएं हैं उन सब की व्यवस्था निःशुल्क भी करने की व्यवस्था की गई है। लेकिन सबसे अच्छा यही है कि हम दवाइयों और वैक्सीन के लिए हम प्रयास न करें। वैक्सीन अभी कोई है नहीं, न इसकी कोई एक निश्चित दवा है। तो जो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस हैं, एक इंटरवेंशन होता है फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन जिसमें वैक्सीन होती है, दवा होती है। चूंकि इसकी कोई निश्चित फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन नहीं है तो जो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन है हमें अभी उसका उपयोग करना है। अर्थात जो बचाव के तरीके हैं बिना दवा के, वो क्या है? हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहिए और जब हाथ को साफ करिए तो 30-40 सेकंड तक साफ करिए ताकि आपके हाथ पर कोई भी वायरस न रुकने पाए। अपने मुंह और नाक को ढक के रखिए, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से। और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अगर इस नारे को, इस मंत्र को आप पालन करते रहेंगे तो संक्रमण से आप बचे रहेंगे। और आप देख रहे हैं कि लोग निरंतर ठीक हो रहे हैं, संक्रमण की संख्या प्रदेश में कम हो रही है, लेकिन इससे किसी प्रकार की एक हमारे भीतर एक भ्रम की स्थिति नहीं बननी चाहिए, एक फॉल्स सिक्योरिटी का सेंस नहीं आना चाहिए कि यह संक्रमण समाप्त हो गया। संक्रमण यही है, संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है और लापरवाही करेंगे तो संक्रमित होने की संभावना पूरी रहेगी। इसलिए सावधानी बरतिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बचाव के तरीके अपनाइए। संक्रमण से मुक्त रहेंगे और तनाव से मुक्त रहेंगे। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सर्वप्रथम संचारी रोग का जो विशेष अभियान है उसके तीसरे चरण का शुभारंभ किया। जैसा कि अभी हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने बताया, उन्होंने उसका जागरूकता का एक वीडियो भी किया। और ये जो पूरा अभियान है तीसरे चरण का, ये 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस पर उन्होंने विशेष रूप से बल देते हुए ये कहा कि संचारी रोगों का जो प्रभावी नियंत्रण उत्तर प्रदेश में हुआ है वो दुनिया के लिए एक उदाहरण है। जहां वर्ष 2016 एवं 17 में क्रमशः 4,353 व 5,417 लोगों की दिमागी बुखार से प्रभावित होने की प्रभावित हुए थे, वहीं अब 715 एवं उस समय जहां प्रभावित हुए थे 715 और 748 लोगों की मृत्यु 2016 और 17 में हुई थी। अब 2020 में मात्र 823 लोग जो है प्रभावित हुए हैं, यानी 4,000 और 5,000 की संख्या के बाद अब मात्र 823 और मात्र उसमें से 25 लोगों की ही मृत्यु हुई है। ये जो संख्या में कमी आई है ये एक विशेष रूप से जो है उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा जो है एक अचीवमेंट है।
और पूरे प्रदेश में ये संचारी रोग का जो पूरा सफाई का अभियान, स्वच्छता का अभियान, पेयजल का अभियान, जगह जगह जो है इसके जागरूकता का अभियान और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो पूरा एक अभियान चलाया गया है, ये सफलता से आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए पूरी तत्परता से इस एक माह भी कार्य किया जाएगा। आज कोविड की बैठक हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रभावी नियंत्रण के लिए जो है ये जरूर कहा कि हमको सबको सभी लोगों को प्रोएक्टिव रूप से जो है काम करना होगा। आपने देखा पिछले हफ्ते 10 दिन से जो कोरोना के नंबर्स हैं वो कम हो रहे हैं। जो कोरोना के नंबर्स कम हो रहे हैं तो इसका निश्चय ही हर शहर में देखने को इसका असर मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से जहां लखनऊ और कानपुर पर फोकस किया है वहां रिकवरी दर में और वृद्धि करने का निर्देश दिया है। जनपद फर्रुखाबाद में पॉजिटिविटी दर को कम करने के लिए एक मेडिकल टीम भेजने का भी निर्देश दिया है और जनपद में L2 कोविड चिकित्सालय को तत्काल क्रियाशील करने का भी निर्देश दिया है। जालौन में कोविड के मरीजों को बेहतर उपचार सुलभ हो, इसलिए स्वास्थ्य विभाग को जिले में नए एनेस्थेटिस्ट को भी तैनात करने का निर्देश दिया है और कोविड चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों में से CM हेल्पलाइन द्वारा संवाद स्थापित कर रोगियों का कुशलक्षेम भी लिया जा रहा है। अनलॉक व्यवस्था के संबंध में नवीनतम गाइडलाइंस के बारे में मैं अभी बताऊंगा। संक्रमण से नियंत्रण के लिए प्रभावी सर्वेलेंस के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए OPD जनरल संचालित करने के लिए और स्क्रीनिंग के लिए इंफ्रारेड थर्मोमीटर और पल्स ऑक्सीमीटर लगाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। MSP के तहत धान क्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। किसानों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, धान क्रय की व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को नियमित किसान क्रय केंद्र के लिए निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया है। धान क्रय केंद्र जो है प्रोटोकॉल का भी वहां पालन करना होगा, यानी वहां जो है कोरोना के प्रोटोकॉल का भी पालन करने का निर्देश दिया है। जहां अतिवृष्टि हुई है उन किसानों का आकलन भी नुकसान का आकलन करते हुए उस पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि नई गाइडलाइंस आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन के बाद जारी की गई हैं मुख्य सचिव के द्वारा। ये जो नई गाइडलाइंस हैं इसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर की गतिविधियां जो अनमन्य होंगी, विशेष रूप से स्कूल और कोचिंग संस्थान जो शैक्षणिक कार्य है वो 15 अक्टूबर 2020 के बाद चरणबद्ध तरीके से खोला जा सकेगा। यह निर्णय स्कूल प्रबंधन और संस्थान पर रखा गया है कि वो विचार विमर्श वहाँ की स्थिति का आकलन करते हुए जिला प्रशासन से जो है तय कराएंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था की अनुमति जारी रहेगी या ऑनलाइन व्यवस्था जारी रहेगी, उसको जो है प्रोत्साहित भी किया जाएगा और इस व्यवस्था को प्राथमिकता भी दी जाएगी। जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं, कुछ छात्र अगर भौतिक रूप से कक्षाओं में शामिल होने के बजाय ऑनलाइन में ही रहना चाहते हैं तो ऑनलाइन रहने की उनको छूट होगी और ये उनके अपने निर्णय पर निर्धारित होगा। छात्र संबंधित स्कूल और शैक्षिक संस्थान में अपने माता पिता यानी अभिभावक की लिखित सहमति के साथ ही उपस्थित हो सकेंगे। जहां स्कूल और शैक्षिक संस्थान में छात्रों की उपस्थिति बिना माता पिता के सहमति के नहीं हो पाएगी और ऐसा कोई स्कूल अनिवार्य भी नहीं कर सकेगा और माता पिता की सहमति अनिवार्य रहेगी। जहां तक स्कूल और शैक्षिक संस्थान को खोलने का सवाल है, वहां स्वास्थ्य और सुरक्षा सावधानियां पूरी बरती जाएंगी और इसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। जिन स्कूलों को खोलने हेतु अनुमति दी जाएगी उनके द्वारा अनिवार्य रूप से शिक्षा विभाग द्वारा जारी SOP के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा। उक्त आधार पर जिला प्रशासन द्वारा शर्तों के अधीन सार्वजनिक पुस्तकालयों को भी खोलने की अनुमति दी जाएगी। महाविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने के संबंध में निर्धारण उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाएगा। ये निर्देश है कि भारत सरकार इसकी गाइडलाइंस जारी करेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित करेंगे। केवल उच्च शिक्षा संस्थानों में जहां PhD के शोधकर्ता हैं, जहां परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएट छात्र हैं, जिनको विज्ञान एवं तकनीकी विधाओं में प्रयोगशाला की आवश्यकता है, उनको खोलने की अनुमति 15 अक्टूबर के बाद होगी।
केंद्र द्वारा जो भी वित्त पोषित संस्थान है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो स्वयं आकलन करेंगे और अपने संस्थानों में पीएचडी और जो परास्नातक छात्र हैं जो कि विज्ञान एवं तकनीकी विधाओं में है को प्रयोगशाला संबंधी कार्यों की आवश्यकता होगी, उनको अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के अधीन जो भी शासकीय और निजी चिकित्सालय और महाविद्यालय हैं, वहाँ शोधकर्ता जो भी हैं, पीएचडी छात्र हैं, जो पैरा स्नातक छात्र हैं विज्ञान और तकनीकी के, उनको भी अनुमति इसी प्रकार जैसे कि भारत सरकार के संस्थानों में होगी वो दी जाएगी। तरण ताल यानी स्विमिंग पूल केवल खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए खोलने की अनुमति होगी, उसकी भी गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। एक जो महत्वपूर्ण सूचना है कि कंटेनमेंट जोन्स के बाहर सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स जो भी है, ये सभी खोलने की अब अनुमति 50% बैठने की क्षमता के आधार पर होंगे। ये 15 अक्टूबर से ये अनुमति दी जाएगी 50% क्षमता तक, तो ये भी एक अनुमति मिल जाएगी। मनोरंजन पार्क और ऐसे स्थलों को जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार होंगे, उनको भी 15 अक्टूबर के बाद खोलने की अनुमति होगी। बिजनेस टू बिजनेस यानी जहां 1-to-1 जो है प्रदर्शनी होगी, वाणिज्य विभाग भारत सरकार के नियमों के अंतर्गत ये भी 15 अक्टूबर के बाद खोला जा सकेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सामूहिक गतिविधियों को अभी तक 100 लोगों तक अधिकतम जो है मौजूद रहने की अनुमति थी, लेकिन अब 15 अक्टूबर के बाद ये निर्णय हुआ है कि किसी भी बंद स्थान यानी कोई हॉल हो या कमरा हो, बड़ा हो, तो वहाँ 50% उसकी जो क्षमता है उतने तक अधिकतम 200 व्यक्तियों तक जो है फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर और हैंड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ खोला जा सकेगा। यानी कोई भी हॉल, बैंकेट हॉल है, कोई कमरा बड़ा है, जो उसकी क्षमता है उसके 50% तक, उसमें भी अधिकतम 200 लोगों तक खोलने की अनुमति रहेगी। कहीं अगर खुला मैदान है, कहीं अगर खुला स्थान है, वहाँ उसके क्षेत्रफल के अनुसार फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और हैंड वॉश के आधार पर खोलने की अनुमति होगी। यानी ये मैं कहना चाहूँगा कि जो धार्मिक कार्यक्रम है, यथा जो है दुर्गा पूजा है, या सांस्कृतिक कार्यक्रम है जैसे रामलीला आदि है, या कोई भी धर्म के किसी भी कार्यक्रम में अब जो है किसी भी रूप में कमरे के अंदर 200 लोगों तक और मैदान में अनुमति के साथ गाइडलाइंस के आधार पर कार्य करने की अनुमति रहेगी। इसके साथ साथ कंटेनमेंट जोन के अंदर जो व्यवस्था पहले थी उसी रूप में लागू रहेगी और इसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले 24 घंटे में रोडवेज की बसेस में जो लोग चले हैं, लगभग 11,89,000 लोग चले हैं 7,775 बसों में। साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि अब एक दिन में 942 लोग फ्लाइट से आए हैं और ट्रेनों में 193 ट्रेनों में लगभग 74,743 लोग ट्रेनों में ट्रैवल किया है। जहां तक गृह विभाग के कार्रवाई और सूचना के आधार पर जो अभी तक मुकदमे दर्ज करने की स्थिति है, धारा 188 के अंतर्गत जो है अभियान चलाकर जो कार्य किया जा रहा है, उसमें अब तक 2,31,756 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 4,37,000 लोगों को नामजद करते हुए 75,000 लगभग वाहन सीज करते हुए। और आपको बड़ी खबर बता देते हैं।